बेटा लास्ट टाइम हमने किया था वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो नाउ बेटा हेडिंग लगा दो, काइनेटिक पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस। पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस। इसमें फर्स्ट पोस्टुलेट लिखो, a gas consists of a large number of molecules. A gas consists of a large number of molecules these molecules are identical सर हाँ जी बच्चे। सर आपने वर्क डन का सिर्फ केस 1 कराया अभी। केस 1 ही हुआ था, यस सर। केस 2 नहीं हुआ ना। ओके कोई बात नहीं, केस 2 करवा देता हूँ। चलो पहले इसके पोस्टुलेट लिख लो और थोड़ी सी जगह छोड़ दो, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, फिर केस 2 करा दूंगा। ठीक है बच्चे। सर एक पेज छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, आधा पेज बस, हाफ पेज, सिर्फ आधा पेज, हाफ पेज छोड़ दो। उसके बाद ये हेडिंग लगा दो, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस, और इसमें हाफ पेज छोड़ देना। इसमें लिखो, अ गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। these molecules are identical perfectly elastic and hard spheres they are so small that volume of one molecule is negligible. Volume of one molecule is negligible as compared to volume of gas. तो एक पॉइंट बच्चे ये हो गया। नाउ कमिंग टू सेकंड पॉइंट, बाद में समझाते हैं। सेकंड पॉइंट इज द मोशन ऑफ molecule is completely random. मतलब वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं रहते, कहीं भी जा सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट इज बच्चे, the molecules of gas travels in straight line. The molecules of gas travels in straight line and are in free motion most of the time. The time interval during collision
द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग कॉलिजन इज वेरी वेरी स्मॉल, ये मतलब हुआ ना, मतलब वो कॉलिजन बहुत कम टाइम के लिए करते हैं, ज्यादातर टाइम वो फ्री है। लिखते रहो। उसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट इज द कॉलिजन बिटवीन molecules and walls of containers. The collision between molecules and walls of containers is perfectly elastic. That is, elastic का मतलब क्या होता है? That is kinetic energy and linear momentum. That is kinetic energy and linear momentum. Kinetic energy and linear momentum is conserved in such collision. So beta, these are some postulates of kinetic theory of an ideal gas. You can note them all. अच्छा, one more postulate आप ऐसे भी लिख सकते हो. The motion of particles is governed by Newton's law of motion. The motion of particle is governed by Newton's laws of motion. Motion of particle is governed by Newton's laws of motion. Another postulate is the effect of gravity on the motion of molecules is negligible. The effect of gravity on the motion of molecules is negligible. तो बेटा इन सभी पॉइंट्स को लिख लो. द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस. अब बेटा इसको समझते हैं. पहला पोस्टुलेट है कि गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. अ गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल. मतलब सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं. ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, परफेक्टली इलास्टिक. मतलब अगर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन होती है तो वो कॉलिजन भी परफेक्टली इलास्टिक होगी. एंड दे आर हार्ड स्फीयर, मतलब उन्हें रिजिड मानते हैं हम लोग. मतलब मॉलिक्यूल कॉम्प्रेस नहीं हो सकते. दैट मीन्स हार्ड स्फीयर. सेकेंड पॉइंट इसके साथ साथ है दे आर सो स्मॉल. मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि अगर हम मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को कंपेयर करें गैस की वॉल्यूम के साथ तो हम उसकी वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. इट मीन्स दैट कि गैस, आइडियल गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं, सबका मास बराबर होता है, सब देखने में एक जैसे हैं. एवरी मॉलिक्यूल इज आइडेंटिकल एंड दे आर सो स्मॉल, दे आर वेरी वेरी स्मॉल. सेकेंड पॉइंट इज दे आर ऑलवेज इन फ्री मोशन. जैसे हमने लिखा है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड दे आर इन फ्री मोशन मोस्ट ऑफ द टाइम. इट मीन्स दैट टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द कॉलिजन इज वेरी स्मॉल. यानी जब वो कॉलिजन करते हैं तब बहुत कम टाइम के लिए कोलाइड करते हैं. मोस्टली दे आर फ्री एंड देयर मोशन इज कंप्लीटली रैंडम. मतलब वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को प्रेफर नहीं करते. एक मॉलिक्यूल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे
तो अभी वो किसी एक डायरेक्शन में है, आफ्टर कॉलिजन वो किसी दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा, एंड फिर से वो कॉलिजन करेगा तो किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। देन बेटा अगर कॉलिजन को चेक करें, कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब इमेजिन करो कि जिस कंटेनर में आपने गैस को लिया हुआ है उसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके कॉलिजन करेंगे विद द कंटेनर वॉल्स, तो वहां पर भी जो कॉलिजन होगी दैट इज आल्सो परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कॉलिजन आप पढ़ चुके हो। इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों क्वांटिटीज कंजर्व्ड रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यानी पार्टिकल्स जो मोशन कर रहे हैं उसको उस पर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं। और ग्रेविटी के इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे साइज के हैं, उनका मास बहुत कम है, तो वी कैन नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल्स नीचे नहीं गिरेंगे, वेट नहीं कंसीडर करेंगे हम लोग मॉलिक्यूल का कि m/g उनका वेट है जिस वजह से वो नीचे गिर रहे हैं। तो दिस इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। तो बेटा दीज आर, you can say that these are the properties of ideal gas और these are the postulates of kinetic theory of ideal gas। कि जब मॉलिक्यूल्स, जब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। काइनेटिक मतलब मोशन, काइनेटिक थ्योरी मतलब मोशन से रिलेटेड थ्योरी। जब किसी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं कि वो उनके बीच में जो कॉलिजन हो रही है दैट इज इलास्टिक, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करते, उनका मोशन रैंडम है, वो जब कंटेनर की वॉल्स के साथ जाकर टकराते हैं तो भी कॉलिजन इलास्टिक टाइप की है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप लगा सकते हो उनके मोशन पे, लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता उनके मोशन पे। दीज आर सम पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। तो बच्चों समझ आया जो मैंने यहाँ समझाया? हाँ, यस और नो? अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं करना तो ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं दोबारा कभी। यस सर। ओके, Yes, sir. तो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। लिख लिए होंगे आई होप सो सबने। नाउ कमिंग बैक टू दैट केस नंबर 2 जो हमारा लास्ट टाइम रह गया था, वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस, केस नंबर 2 वो करना है हमने। तो बेटा अभी वो जो आपने जगह छोड़ी होगी इससे पहले, काइनेटिक थ्योरी पढ़ने से पहले, वहां पर हम लोग हेडिंग लगा दो केस नंबर 2। हमने पढ़ना है एट कांस्टेंट प्रेशर। सेकंड केस जो है वो हमने कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो if volume of gas, if volume of gas is changed, क्योंकि गैस कंप्रेस होगी तो वॉल्यूम चेंज होगी। if volume of gas is changed from V1 to V2, from V1 to V2 at constant pressure, then dW is equal to pressure into dV। ये मैंने आपको बताया, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, dW is equal to P into dV। तो बेटा dV अमाउंट से वॉल्यूम चेंज होगी तो dW अमाउंट का वर्क डन होगा। नाउ टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, और इंटीग्रेशन हमें कहां से कहां तक करनी है, वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक इंटीग्रेशन करनी है।
अब लास्ट केस में हमारा प्रेशर जो है वो वेरिएबल था, लेकिन बच्चे इस बार जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार हमारा प्रेशर वेरिएबल था, तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन लगा के फिर हमने प्रेशर निकाला था nRT/V करके। लेकिन इस बार ये यूज नहीं होएगा, क्योंकि इस बार हमारा प्रेशर वेरिएबल नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है। हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो डायरेक्टली अपना ये प्रेशर जो है बच्चे ये बाहर आ जाएगा। तो वर्क डन आ जाएगा, प्रेशर को ले लिया हमने बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगी V1 से लेके V2 तक सिर्फ dV की। एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dV होती है बच्चे V। dV की इंटीग्रेशन हो जाएगी V, और इसमें लिमिट्स पुट करेंगे V1 से V2 तक। वी विल पुट लिमिट्स फ्रॉम V1 to V2। नाउ पुटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन आएगा प्रेशर अपर लिमिट इज V2, पहले V2 पुट किया, फिर माइनस V की जगह V1 पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा ये आ गया वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन ऑन द गैस। So this is the work done on the gas, work done on the gas to compress it, work done on the gas to compress it at constant pressure। यस बच्चों, बताओ कोई डाउट? आ गया समझ सबको? यस। तो ये अपना सेकंड केस था, ये पिछली बार रह गया था, तो इसको नोट कर लेना। केस नंबर 1 था कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हम वर्क डन निकाल चुके हैं। इट इज N into R into T नेचुरल लॉग V2 माइनस V1। ये कांस्टेंट प्रेशर पर है बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपने लास्ट टाइम निकाला था N into R into T नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1, याद होगा आपको। ये केस नंबर 1 का रिजल्ट है हमारा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट था। और ये जो हमने आज डिराइव किया दिस इज केस नंबर 2, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन इतना मिलेगा। तो बच्चे यहाँ तक नोट हो गया होगा, आई थिंक सो। क्लियर है सबको? आगे चलें। ओके, नाउ आफ्टर काइनेटिक थ्योरी काइनेटिक थ्योरी के आपने पोस्टुलेट्स पढ़ लिए हैं। कैसे करें इमेजिन काइनेटिक थ्योरी को? जहां आपने काइनेटिक थ्योरी अब लिख ली है पूरी, इसके बाद आपने काइनेटिक थ्योरी लिख ली होगी। अब आप इमेजिन करो एक बैलून को इमेजिन करो। इमेजिन करो बच्चे, एक बैलून है आपके पास और उस बैलून में गैस फिल्ड है। इमेजिन करो एक बैलून है, उसमें एक गैस फिल्ड है, तो क्या लगेगा आपको? ऑब्वियसली काइनेटिक थ्योरी कहती है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन, ये हमेशा मोशन में रहते हैं और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। मान लो बच्चे ये वाला मॉलिक्यूल जो है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग विद वेलोसिटी v2, और ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड v3, ये वाला मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है स्पीड v4, ये वाला मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है स्पीड v5। मतलब आप देख ही रहे हो रैंडम मोशन है, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है। और ये वाला मॉलिक्यूल समथिंग इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है स्पीड v6। और मान लो कि ये जो हमारा nth पार्टिकल है इट इज मूविंग विद स्पीड vn। What is n here? I am taking n is equal to the number of molecules of gas. कैपिटल N जो है that is number of molecules of gas। मतलब इस बैलून के अंदर गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? टोटल कैपिटल N मॉलिक्यूल्स हैं। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है, ये थर्ड मॉलिक्यूल है, फोर्थ, फिफ्थ, और ये वाला जो है दिस इज nth मॉलिक्यूल। काइनेटिक थ्योरी कहती है कि दे आर इन रैंडम मोशन। काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के दे आर इन रैंडम मोशन। इसके अलावा बच्चे वो ये कहते हैं
ये मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन भी करते रहते हैं, जैसे थोड़ी देर के बाद ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होगी। तो यहाँ here I am indicating in this circle, dotted circle, कि इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल को मैं जरा अलग से दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है, ये जो मैंने सर्कल सा दिखाया बेटा, ये आपस में क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग कॉलिजन। मान लो बच्चे यहाँ पे V6 तक हम पहुंच गए, मान लो इसकी स्पीड है ये वाली, मान लो बच्चे इसकी स्पीड है V7 और इसकी स्पीड है V8। नाउ दीज मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर कोलाइडिंग। तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कॉलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, कॉलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली कोलाइडिंग विद ईच अदर। यही काइनेटिक थ्योरी है, कोई नई बात नहीं है। पार्टिकल्स लगातार मोशन में है, कोई किसी स्पीड से जा रहा है, कोई किस स्पीड से जा रहा है, दे आर रैंडमली मूविंग हियर एंड देयर और आपस में कॉलिजन्स भी कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो कॉलिजन हो रही है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, कॉलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक। ये कहता है कि जो कॉलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, कॉलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल परफेक्टली इलास्टिक। इट means after collision, these molecules will interchange their velocities, their speed, yeah, you can say that, will interchange their velocities। मतलब बच्चे आप ऐसे समझो, जब ये और ये मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो अगर इसकी स्पीड v7 है तो कॉलिजन के बाद इसकी स्पीड v8 हो जाएगी, और अभी इसकी स्पीड v8 है तो कॉलिजन के बाद इसकी स्पीड v7 हो जाएगी। मतलब दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो और दोनों का मास बराबर हो, मींस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, इफ दे हैव सेम मास एंड कॉलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, तो सिंपली क्या करते हैं, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। वो अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेते हैं, नथिंग एल्स। ये हमने डिराइव भी किया था, आपको याद होगा। ऐसे ही बच्चे एक कॉलिजन हम लोग शो करेंगे यहाँ पर, इसको भी मैं यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ। तो ये क्या है, दिस आई एम इंडिकेटिंग। अगर हम इसको देखें, एक तो हमारे पास बैलून की वॉल है, दिस इज वॉल ऑफ कंटेनर, जो भी हम कंटेनर ले रहे हैं, और ये हमारा मॉलिक्यूल है और ये आके कॉलिजन कर रहा है विद इन दिस सर्कल। दिस इज नॉट कॉलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल। एक तो है कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा है, एक है बच्चे मॉलिक्यूल इस कंटेनर के, जैसे अभी हमने वॉल ली हुई है, इस कंटेनर की वॉल के साथ कॉलिजन कर रहा है। तो दिस इज कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड walls of container। ये भी बेटा परफेक्टली इलास्टिक है, दिस कॉलिजन इज ऑल्सो परफेक्टली इलास्टिक। ये वाली कॉलिजन भी परफेक्टली इलास्टिक है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैंने एक बैलून लिया, बैलून के अंदर एक गैस ली और उस गैस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स को मैंने यहाँ पे शो किया। ठीक है बच्चे, सबने बना लिया ये डायग्राम? यस स्टूडेंट्स, डायग्राम बन गया? यस सर। यस। Yes. और विजुअलाइज भी कर पा रहे होंगे सभी पॉइंट्स को। अब ऐसा नहीं है कि ये जो यहाँ मॉलिक्यूल है इसके ऊपर वेट लगेगा, वेट फोर्स लगेगी, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता। ये सारी चीजें हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, तो दैट इज व्हाट वी हैव काइनेटिक थ्योरी। ना बच्चों, अब हम लोग एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड।
RMS स्पीड। तो ये डायग्राम वगैरह तो सिर्फ आपको शो करना था कि क्या क्या हो रहा है, दे आर रैंडमली मूविंग एंड सो ऑन लाइक दिस। बाकी ये डायग्राम आपके विजुअलाइजेशन के लिए काम आएगा कि काइनेटिक थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वॉल्स के साथ कोलिजन करते हैं, वो भी इलास्टिक होती है। मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करता है, वो भी इलास्टिक होती हैं। सारे मॉलिक्यूल्स देखने में एक जैसे हैं, सबका मास बराबर है, दे आर रैंडमली मूविंग, सबकी स्पीड अलग अलग है, दे आर रैंडमली मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है इनकी। दैट इज ऑल अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। ना बच्चे आगे हम लोग एक नई हेडिंग डाल दो, अब आप हेडिंग डाल दो डेफिनेशन ऑफ, या हाँ सिर्फ ऐसे डाल दो डेफिनेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, डेफिनेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। डेफिनेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है? तो बच्चे इसमें लिखो इफ v1 v2 v3 v4 and so on till vn, capital N, are the speeds of individual molecules of gas then root mean square speed is given by VRMS। ध्यान से देखना, RMS। तो बेटा RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब इसमें देखो जैसा इसका नाम है वही है इसकी डेफिनेशन भी। बेटा स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर आपने पीछे से पढ़ना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास स्पीड है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की, इनका स्क्वायर करेंगे, उल्टा करेंगे। पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद उनका मीन लेंगे, मीन यानी उनकी एवरेज निकालेंगे, और मीन लेने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे यानी अंडर रूट ले लेंगे। यानी उल्टा करना है, जो लिखा हुआ है रूट मीन स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के बाद उनका मीन लेंगे, मीन के बाद उनका टोटल रूट ले लेंगे। अब देखते हैं कैसे। तो बेटा आरएमएस कैसे मिलेगा? जितनी भी स्पीड है सबके पहले स्क्वायर करते हैं। जैसे v1 है तो बनेगा v1 स्क्वायर, फिर v2 है तो बनेगा v2 स्क्वायर, फिर v3 है तो बनेगा v3 स्क्वायर, एंड सो ऑन। लास्ट में vn है तो बनेगा vn स्क्वायर। पहले तो हमने सबके स्क्वायर कर दिए जितनी भी स्पीड है। स्क्वायर करने के बाद हमें लेना इनका मीन, मीन यानी कि इन सबको ऐड करो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितने हैं? n। अब हमने इनको स्क्वायर किया, पहले तो स्क्वायर करने के बाद इनका मीन ले लिया, मीन मतलब इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर हैं उससे हमने डिवाइड कर दिया। टोटल n मॉलिक्यूल्स हैं तो वी आर डिवाइडिंग इट विद n। अब जब स्क्वायर लेने के बाद मीन निकाल दिया, मीन के बाद अब इनका रूट ले लो, इनका अंडर रूट ले लो। तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया आरएमएस स्पीड का। बच्चों आपको समझ आया? यस सर। यस सर। इसको हम लोग कहते Yes. हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा ये क्या चीज है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या चीज है? फिजिकली थोड़ा सा समझते हैं। तो बच्चे अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, जैसे मैंने यहाँ फिलहाल बैलून ले लिया, बैलून के अंदर गैस है तो बैलून हमारा कंटेनर है। तो अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर गैस के कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हर मॉलिक्यूल की अलग अलग स्पीड है। कोई v1 स्पीड से जा रहा है, कोई v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कोई v3 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि हम उनकी एवरेज वैल्यू ले लें कि वी कैन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, वन कैन आल्सो कैलकुलेट दिस वेलोसिटी।
कोई बंदा कहेगा कि एवरेज चाहिए मुझे, एवरेज कैसे निकालेगा? एवरेज निकालेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन प्लस Vn डिवाइडेड बाय n, ये होती है एवरेज। यानी हर इंडिविजुअल स्पीड को ऐड करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्पीड, तो दिस इज एवरेज। लेकिन एवरेज जो है ना बच्चे, वो 60% तक एक्यूरेट होती है। एवरेज इज 60% एक्यूरेट, और VRMS 71% तक एक्यूरेट होती है, 71% तक एक्यूरेट होती है इन कंपैरिजन टू एवरेज। तो एवरेज लेने की बजाय अगर हम लोग RMS स्पीड लें तो वो ज्यादा एक्यूरेट होती है। अभी के लिए आप इतना ही समझो, इससे ज्यादा नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वाई वी आर नॉट टेकिंग एवरेज? अभी तक छोटी क्लासेस में 10th तक हम लोग क्या करते थे, बहुत सारी चीजें होती थी तो उनका एवरेज निकाल लेते थे। एवरेज निकालना इजी होता है, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज निकालने के बजाय ये चीज निकाल रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर, RMS वैल्यू निकाल रहे हैं। RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू से ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो बच्चे यहाँ पर RMS वैल्यू से काम लेंगे हम लोग, समझे कि नहीं बच्चे? यस और नो? यस सर। तो आप इस तरह से समझ सकते हो। तो दिस इज RMS वैल्यू, इसका अपना कोई काम नहीं है, बाकी आप अपने आइडिया के लिए लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं। हमें RMS स्पीड को डिफाइन करना था, वो हमने कर दिया। अब बच्चे एक चीज यहाँ पे और नोट करो, यहाँ पर जहां आपने ये डायग्राम बनाया है, collision between two molecule is perfectly elastic. It means after collision these molecules will interchange their velocities only, ऐसे करके लिखो, will interchange their velocities only. They do not contribute this collision, अगर आपके पास जगह है तो लिख लेना, this collision या such collisions मतलब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो कॉलिजन होती है, such collisions do not contribute to the pressure of gas. ऐसी कॉलिजन प्रेशर नहीं बनाती हैं, मतलब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो कॉलिजन हो रही है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं, मॉलिक्यूल भी आइडेंटिकल हैं, एकदम एक जैसे मॉलिक्यूल हैं, दोनों का मास बराबर है, तो ऐसी कॉलिजन जो है गैस का प्रेशर नहीं बनाती। अब ऐसे समझो, बच्चे, सपोज करो कि यहाँ को आपको फील हो रहा है, जब आप इसकी वॉल्स को, आप ऐसे समझो कि जैसे इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं, अगर इस पे कोई मॉलिक्यूल आके टक्कर मारेगा तो देन आपको फील होएगा, तो बेटा जब ये वाला मॉलिक्यूल इस वॉल को आके टक्कर मारेगा, कॉलिजन करेगा, तो आपको एक फोर्स फील होगी। इट मीन्स दैट कि ये इस टाइप की जो कॉलिजन है ये प्रेशर में कंट्रीब्यूट कर रही है, बिकॉज इट इज अप्लाइंग सम फोर्स। और ये जो आपस में जो कॉलिजन कर रहे हैं, तो आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी, आप फील ही नहीं कर पाओगे कि कोई फोर्स लग रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, दोनों पार्टिकल्स बराबर हैं, दोनों का मास इक्वल है, दे आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ऊपर से इनकी फोर्सेस इक्वल हैं, और कॉलिजन के बाद सिर्फ ये अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेंगे। तो हमारे लिए तो सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। अगर बच्चे ये V7 और ये V8 है, और कॉलिजन के बाद क्या फर्क पड़ा, कॉलिजन के बाद ये V8 बन गया और वो V7 बन गया, पर कोई बाहर से देखेगा तो उसको तो ऐसे ही लगेगा कि वही दो मॉलिक्यूल हैं, वही V7 वही V8 है, कोई चेंज नहीं आया, कोई फोर्स फील नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये जो कॉलिजन है बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर, ये प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करती। लेकिन ये वाली जो कॉलिजन है बिटवीन अ मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ द कंटेनर, collision between a molecule and wall of the container, it contributes in pressure.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? समझ आ रहा है आपको? एक तो ये कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, दोनों मास आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं, तो कॉलिजन के बाद सिर्फ इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, बाकी इनका प्रेशर के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये गैस का प्रेशर नहीं बनाती। प्रेशर कौन बनाएगा? ऑब्वियसली आपको पता है कि जिस बैलून में आपने ये गैस फिल कर रखी है, उस बैलून जो है, दिस बैलून इज अंडर प्रेशर, ये बैलून प्रेशर के अंदर है। वो बैलून फूल कैसे गया? वो बैलून कैसे फूल गया? ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल्स ने आके उस पर प्रेशर लगाया, फिर वो स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच होने के बाद क्योंकि उस पर फोर्स लगी है, स्ट्रेचिंग फोर्स, तो नाउ इट इज अंडर प्रेशर, दिस बैलून इज अंडर प्रेशर। अगर आप एकदम से इस प्रेशर को निकालोगे तो फील होता है ना, प्रेशर होता है बैलून में। तो एक्चुअल में ये प्रेशर इन कॉलिजन्स की वजह से नहीं हो रहा बच्चे, कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल। दिस प्रेशर इज बिकॉज ऑफ कॉलिजन बिटवीन अ मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये जो है कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक। बेटा इट कंट्रीब्यूट इन, आप कह सकते हो ये वाली जो कॉलिजन है, इट कंट्रीब्यूट इन प्रेशर, इट कंट्रीब्यूट इन प्रेशर ऑफ गैस, ये गैस का प्रेशर बनाती है। आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? यस और नो? Yes, so तो बस यही। अच्छा, जो मैंने आपको ना आज ज्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। एक तो आज आपने सीखा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के वेरियस पोस्टुलेट्स, और आज मैंने आपको बताया एक रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या चीज है। मैंने कहा कि एवरेज लेने से ज्यादा अच्छा है कि हम किसी चीज का आरएमएस वैल्यू ले लें, वो ज्यादा एक्यूरेट होती है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड की बजाय एवरेज की जगह हम लोग आरएमएस से स्पीड ले लेते हैं, इसका काम भी है हमारे चैप्टर में। और एक तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर सिखा दिया अभी अभी। ये जो मैंने लास्ट की 2 लाइंस लिखी हैं, इससे मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर समझाया कि जब भी कोई गैस प्रेशर अप्लाई करती है तो वो प्रेशर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो कॉलिजन होती है उसकी वजह से नहीं होता। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कॉलिजन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, दैट प्रेशर इज बिकॉज ऑफ कॉलिजन बिटवीन अ मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ द कंटेनर। गैस को आपने जिस कंटेनर में डाला है, उस कंटेनर की वॉल पे जब कोई गैस का मॉलिक्यूल आके कोलाइड करता है, टक्कर मारता है, तब गैस का प्रेशर फील होता है। तो गैस के प्रेशर में कंट्रीब्यूशन रहती है सिर्फ और सिर्फ collision between a molecule and walls of the container, not collision between the 2 molecules. Is it clear बच्चे? Yes or no? yes, so